हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है ऋचा की उड़ान में। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रमुख शब्दावलियों के बारे में। आज हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, संप्रभुता शब्द क्या होता है, इत्यादि इन सभी शब्दों के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे और उनका क्या अर्थ होता है, ये सब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें यह जरूर बताएं कि आपके लिए वीडियो कैसा रहा। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसमें यस करके जरूर आप लोग हमें बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और आज का अपना टॉपिक संविधान की प्रमुख शब्दावलियाँ। तो इसमें सबसे पहले आज हम समझेंगे लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र आज हम समझने वाले हैं लोकतंत्र के बारे में। तो लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन अब्राहम 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 लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन ने कहा था अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र क्या होता है। जनता के लिए जनता के लिए जनता के लिए जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। जनता के लिए जनता द्वारा शासन। इसका क्या मतलब होता है। इसका सामान्य सा अर्थ ये होता है कि इसमें जो लोकतंत्र में जनता जो होती है वो अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनको चुनती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी होता है। जैसे कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मतलब भारत की जो जनता है, जो नागरिक है भारत के, वो पहले अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जो डायरेक्ट, जैसे हम लोग लोकसभा के में वोट डालने के लिए जाते हैं, हम अपने लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनको हम चुनते हैं। तो वही बाद में मिल करके क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। इसका मतलब है हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उन्हीं के द्वारा सरकार मतलब चलती है। तो इसका क्या मतलब हुआ जाके कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो आप लोग कहेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है, जिसे जहाँ पे कम जनसंख्या होती है वहाँ पे जो नागरिक होते हैं वो डायरेक्ट वोट डाल के और अपने डायरेक्ट प्रतिनिधि को चुन लेते हैं और वही उनके बाद में वहाँ का मतलब शासन चलाता है। जैसे कि यदि हम समझें कि ग्राम पंचायत वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, जो हम लोग क्या करते हैं, ग्राम पंचायत के हम लोग वोट डालने जाते हैं तो उनमें से एक प्रधान को चुना जाता है और वही प्रधान पूरे ग्राम पंचायत के कार्यभार को संभालता है। ठीक उसी प्रकार से हम ये काम किस लेवल पे कर रहे हैं, हम ये काम पूरे देश के लेवल पे कर रहे हैं। मतलब हम अपना शासन स्वयं चलाते हैं, मतलब हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वो हमारे ऊपर जो पूरा भारत देश का शासन है वो चलाते हैं। तो लोकतंत्र का सामान्य सा अर्थ है कि जनता खुद अपने लिए जनता अपने लिए मतलब खुद शासन चलाने के लिए एक प्रतिनिधि को चुनती है। तो इसको कहा जाता है जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। ये किसने स्टेटमेंट दिया था, अब्राहम लिंकन ने। पूछा जाता है कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये शब्द, ये परिभाषा किसने दी है लोकतंत्र के लिए। तो इसका जवाब होगा अब्राहम लिंकन ने। इसी प्रकार से अगला जो शब्द है वो है गणतंत्र। गणतंत्र गणतंत्र का क्या मतलब होता है। गणतंत्र का सामान्य सा अर्थ है कि किसी राष्ट्र के प्रमुख का चुना जाना। किसी राष्ट्र के प्रमुख का चुना जाना। राष्ट्र के प्रमुख का चुना जाना। इसका क्या मतलब होता है। इसका सामान्य सा अर्थ ये होता है कि जैसे भारत में राष्ट्रपति हैं, वो क्या वंशानुगत पद्धति से बनते हैं, नहीं, क्योंकि उनको भी हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। तो वो निर्वाचित होते हैं, तब वो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को निर्वाचन के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। ऐसी प्रक्रिया यदि हम देखें तो ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है परंतु वहाँ पे गणतंत्र नहीं है। क्यों,
क्योंकि गणतंत्र के लिए क्या होता है कि जो पूरे राष्ट्र का प्रमुख है, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति, परंतु वहाँ पे क्या होता है ब्रिटेन में महाराजा या फिर महारानी होते हैं। तो ब्रिटेन में क्या होता है, वहाँ पे महाराजा महारानी चुने नहीं जाते वहाँ पे, बल्कि क्या होता है कि उनका वंशानुगत, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक इसी प्रकार से वहाँ पे प्रक्रिया चलती है। वहाँ पे मतलब जो महारानी होंगी उनके मतलब जो अगली वारिस होंगे वही महारानी बनेगी, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति, कोई सामान्य नागरिक राजा या फिर महाराजा या महारानी नहीं बन सकता। परंतु भारत में ऐसी प्रक्रिया नहीं, भारत एक गणतांत्रिक देश है, तो उसमें किसी मतलब जो भारत में राष्ट्रपति है, कोई सामान्य सा नागरिक भी भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। तो भारत क्या है, गणतंत्र है। तो कल है 26 जनवरी, तो हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारत था वो गणतंत्र हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो गणतंत्र का अर्थ होता है किसी राष्ट्र के प्रमुख का निर्वाचित होना। ठीक है, तो हमने क्या समझा, गणतंत्र का मतलब समझा हमने यहाँ पे, किसे भारत में राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इनके निर्वाचन में कोई पूछना चाहेगा कि इनके निर्वाचन में हम तो डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, तो कौन डालता है वोट? तो इसके लिए कौन वोट डालता है? लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और विधानसभा, और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो वोट नहीं डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, बल्कि ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। इसलिए भारत एक गणतांत्रिक देश है, क्योंकि भारत के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो चुने जाते हैं। अब हमारे अगली जो शब्दावली है वो होगी जाके संप्रभुता, संप्रभु, संप्रभुता, 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 संप्रभुता। इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक राष्ट्र है वो अपनी नीतियां खुद बनाता है, अपने देश के अंदर होने वाले विभिन्न कार्यों को वो खुद संभालता है और अपनी विदेश नीति को वो अपने अनुसार चलाता है। जैसे भारत क्या है, एक संप्रभु देश है, मतलब वह अपनी विदेशी संबंधों को, वह अपने विदेशी संबंधों को स्वयं, वह अपने विदेशी संबंधों को स्वयं देखता है, स्वयं देखता है, वह अपने विदेशी संबंधों को स्वयं देखता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भारत है एक संप्रभु राष्ट्र है और भारत जैसे जो अपनी विदेश नीतियां हैं वो खुद ही संचालित करता है। यदि हम देखें जब भारत उपनिवेश में था, जैसे ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बना के रखा, तो भारत की जो भी विदेश नीति होती थी, रक्षा प्रणाली होती थी, ये सब कौन निर्धारित करता था? ब्रिटेन करता था। लेकिन जब से भारत स्वतंत्र हो गया, जब से भारत गणतंत्र हो गया, तब से भारत ये सभी अपनी जो वैदेशिक संबंध है, रक्षा के मामले, ये सब भारत खुद ही स्वयं संभालता है। ठीक है, यदि हम बात करें जो अगली हमारी चौथी शब्दावली होगी वो होगी धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एक ही बात है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। इसका हमारे प्रस्तावना में उल्लेख है। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है? जो सामान्य सा इसका जो अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष का, कि किसी भी धर्म को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब जो शासन करने वाले लोग होते हैं, जो कार्यपालिका और विधायिका, जनरली जैसे जो होती है कार्यपालिका जो नियमों को संचालित करती है, जो मतलब भारत में, भारत या फिर किसी अन्य राष्ट्र में कार्यपालिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगी। मतलब वो शांत, धार्मिक मामले अलग रहेंगे और जो कानूनी मामले हैं वो अलग रहेंगे। ये बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष का सामान्य सा मतलब यही होता है। जैसे कि पश्चिमी राष्ट्र मतलब यूरोप में क्या होता है जनरली, कि वहाँ पे धर्म के जो भी मामले हैं उसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे, कोई सा भी धर्म बढ़ता रहे,
सरकार इसमें किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेगी। लेकिन भारत में इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख नहीं है। हालांकि भारत में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द बाद में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्षता के गुण पहले से ही समाहित थे। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है कि सरकार धर्मों को मतलब समान रूप से बढ़ावा देगी, मतलब सक्रिय तटस्थता है। यहाँ पे क्या है, भारत में सक्रिय तटस्थता है, सक्रिय तटस्थता है, सक्रिय तटस्थता है, तटस्थता है। और हमने जो पश्चिमी देशों में देखा था, यानी कि यूरोप, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्ष की जो अवधारणा है वो यूरोप